नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस के लिए आंसर कैसे लिखे जाते हैं। और दोस्तों, मैं बताऊंगी आपको एक एग्जाम्पल देके जो आंसर मेरे द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ या तरीका बताने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल सजेशन है। हो सकता है किसी और चैनल पर कुछ और तरीका बताया हो कि आंसर कैसे लिखने चाहिए मेंस में। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस वीडियो को फॉलो करना है या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए यहाँ पर देखिए, ये मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके रखा है आंसर कॉपी का जो फॉर्मेट है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि आपको मेंस में कैसी कॉपी दी जाती है। तो देखिए, इस तरीके की कॉपी आपको दी जाएगी जिसमें जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे वो दोनों लैंग्वेज में दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉपी होगी वो आपकी होगी। देख लीजिए आप एक बार इस कॉपी को। ठीक है, जितने वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर आपको लिखना होगा उतना ही स्पेस क्या होगा यहाँ पे गिवन होगा। इसलिए कहते हैं कि वर्ड लिमिट का ध्यान करके आपको आंसर लिखने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम यही देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कि भारतीय कला और विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। और वही इंग्लिश में भी दिया हुआ है, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट, डिस्कस। और कितने शब्दों में आंसर देना है? 150 शब्द में आंसर देना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। ठीक है, इतनी ही वर्ड लिमिट में क्या करिएगा, आप अपने आंसर को अच्छे से लिख दीजिएगा। अब कैसे? तो देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आंसर किस तरीके से लिखा जाए वो डिपेंड करता है उसके क्वेश्चन पे कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो करना है यहाँ पर वो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर कैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ठीक है, देन फिर आप उसकी बॉडी लिखिएगा और फिर आप कंक्लूजन लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जाता है यूपीएससी आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पर मैं फिर से बोल रही हूं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। ओके, तो चलिए, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब दूसरी बात ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपसे जैसे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ तो आप उसको मैप से समझा सकते हैं। तो क्या होगा, जो कॉपी चेकर है उस पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करूं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन की ही बात करती हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है टेम्पल आर्किटेक्चर्स के टाइप। टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइप्स आपको बताना है। तो अगर आपसे टेम्पल आर्किटेक्चर्स के टाइप्स पूछे जा रहे हैं तो यहां पर आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि जौन से टाइप होंगे उस तरीके से मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपने एक मंदिर का टाइप बता दिया, यहाँ पे क्या होता है, कलश होता है, तो ये आपने थोड़ा सा कलश शो कर दिया। यहाँ पे आपने लिख दिया कलश, ये आपका शिखर हो गया। ठीक है, ये आपका मंदिर बन गया। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइप बता सकते हैं, कौन कौन से टाइप में क्या क्या होता था। ठीक है, तो आप डायग्राम बना के शो कर सकते हैं। अब तीसरी बात ये आती है फ्लो चार्ट। ठीक है, आप फ्लो चार्ट में भी अगर आंसर देते हैं तो एक आंसर क्या है, अच्छा दिखता है। अगर आप आंसर लिख चुके हैं तो क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे कि उनको क्या कर दीजिएगा, आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको क्या कर दीजिएगा, आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इन बेसिक जो चीजें हैं इनका आप ध्यान रख के आंसर अगर देंगे तो आंसर क्या होगा, अच्छा दिखेगा।
ठीक है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप पॉइंट वाइज आंसर देते हैं, ठीक है, अगर आप पॉइंट वाइज आंसर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है आंसर। अगर आप सीबीएसई स्कूल्स में हमेशा से बताया जाता है कि सोशल स्टडीज के जो आंसर होते हैं वो हमेशा पॉइंट्स में ही देने चाहिए। ठीक है, आपने एसएसटी पढ़ा होगा ना, तो उसमें क्या होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, जैसे कि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, तो वहां पर क्या होता था, वहां पर हमें पहले ही बता दिया जाता था कि अगर आप आंसर लिखेंगे तो पॉइंट्स में अगर आप आंसर लिखेंगे तो एसएसटी में क्या होता है, हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो पॉइंट्स में आप आंसर दीजिएगा। और मैंने जब तक मैंने 10th तक सोशल स्टडीज पढ़ा, मैंने इसी को फॉलो किया और मेरे मार्क्स हमेशा 90+ ही आए हैं सोशल स्टडीज में। ठीक है, क्योंकि हम जब भी पॉइंट में आंसर देते हैं एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कॉपी चेकर पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक टाइप बता दिया कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वहां पर आपको डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है, पॉइंट्स में उसको आंसर को लिखना है या नहीं लिखना है, या फिर फ्लो चार्ट बनाना है या नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब मैं आपको एक अपना आंसर शो कर देती हूँ। ये मैंने आंसर लिखा है, ये मैंने खुद ही आंसर लिखा है, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आंसर को लिखा जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करना, इस मेथड को फॉलो करना या नहीं करना, ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो किसी और चैनल पे भी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA इन इंडिया एंड हाईलाइट द इश्यूज इन देयर वर्किंग। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, क्या है कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA का महत्व स्पष्ट कीजिए और इनकी कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान से पढ़ना है वो पढ़ना है क्वेश्चन। ओके, यहां पर आपको आंसर देना है 250 वर्ड्स में, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, 250 वर्ड्स में आंसर देना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप आंसर प्रैक्टिस करें तो मार्केट में यूपीएससी फॉर्मेट्स में आपको कॉपीज मिल जाती हैं, तो उसी पर करें, या फिर आप क्या करें, वर्ड लिमिट को ध्यान रख के करें और प्लेन पेपर पे भी आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग, जैसे कि यहाँ पर मैंने की हुई है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको मदद करेगा मेंस में जब आप आंसर्स लिखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का महत्व बताइए। तो इसका आप जवाब तभी दे पाओगे जब आपको नॉलेज होगा किसका, CRA का, कि आखिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती क्या है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि संबंधित मुद्दों को रेखांकित कीजिए। और किससे संबंधित मुद्दे, उनकी कार्य प्रणाली से संबंधित मुद्दों को क्या करना है, आपको रेखांकित करना है। तो अगर आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए उस बात को अलग हटाते हैं, यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व, एक ये पार्ट है, और दूसरा है कि इनकी कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को रेखांकित कीजिए। मतलब 2 भागों में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, यह आपने दृष्टिकोण बना लिया कि 2 भागों में इसका आंसर आपको देना है। एक में आप समझाओगे कि महत्व क्या है, दूसरे में आप समझाओगे कि इनकी कार्यप्रणाली से संबंधित जो मुद्दे हैं वो क्या है। और आप उदाहरण भी दे सकते हैं जो कि मेन है। ओके, उदाहरण देके आंसर देखेंगे तो जो कॉपी चेकर है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब उत्तर देखिए, तो क्वेश्चन था कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व। सबसे पहले मैंने क्या किया, लिखा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व क्या क्या है। अब पहला देखिए, मैंने यहां पर क्या किया है, पॉइंट में आंसर दिया है। ओके, अंडरलाइन कर दिया ताकि कॉपी चेकर को समझ आए कि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया। अब पहला देखिए कि CRA निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर को निर्धारित करके निवेशकों और धन जुटाने वाली इकाइयों के बीच विश्वास बनाने में मदद करती है। दूसरा, बाजार में प्रतिभागियों के पूल को बढ़ाने के लिए विश्वास निर्मित करना आवश्यक है। इससे एक जीवंत कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट विकसित करने और बैंकों के उधार देने पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलती है। तीसरा क्या है, रेटिंग एजेंसी
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस बात का पैमाना है कि कोई इकाई आर्थिक रूप से कितनी सक्षम और सुदृढ़ है। यह सरकारी बॉन्डों की रेटिंग के माध्यम से समग्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मापक बन जाता है। तो जितना मुझे आता था वर्ल्ड लिमिट के अनुसार, मैंने वर्ल्ड लिमिट को ध्यान रखते हो क्योंकि 2 भागों में क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले समझा दिया कि आखिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का महत्व क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा है कि महत्व आपको बताना है। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें क्वेश्चन में पूछी हो सबसे पहले वही आप आंसर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये मत कर दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन में आपने सीआरए के बारे में बता दिया कि आखिर सीआरए होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन वो अगर आपसे पूछ रहा है कि आप महत्व बताइए, तो आपको केवल और केवल महत्व ही बताना है कि आखिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व क्या है, क्योंकि कॉपी चेकर क्वेश्चन के हिसाब से कॉपी चेक करेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप खुद कॉपी चेकर होते, आपसे केवल पूछा गया है कि आपका नाम क्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया है आपका नाम क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, तो आपने बोला कि मेरा नाम दीपिका है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बस इतना पूछा था आपका नाम क्या है, तो मैंने लिख दिया मेरा नाम दीपिका है, या एक शब्द में लिख दिया मैंने दीपिका। ठीक है, अब उसने कुछ भी नहीं पूछा और अगर आप उसके वर्ल्ड लिमिट छोड़ी, मतलब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड लिमिट है इसमें, ठीक है, या फिर 10 शब्दों का या 1-2 शब्दों की वर्ल्ड लिमिट है, तो अगर आप उसके साथ लिख देते हैं कि मेरा नाम दीपिका है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मेरी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं यहाँ जॉब करती हूँ, तो उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं रहेगा। किन बातों से, कि मैं क्या करती हूँ, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसको बस इन बातों से मतलब है कि आखिर मेरा नाम क्या है जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो वो मार्क्स जो देगा वो मुझे बस इतने के ही देगा कि मेरा नाम दीपिका है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तो समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं बस इतना समझाना चाह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड लिमिट है, वर्ल्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके पास स्पेस नहीं बचेगा और आपका जो मेन क्वेश्चन में पूछा हुआ टॉपिक है उससे आप दूर हट जाओगे। तो सबसे पहले जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, वो मेन फोकस होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए सीधे सीधे वही आंसर देना है। क्या होता है, आप क्या उपाय कर सकते हैं, वो अभी मत लिखिएगा, पहले अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, और अगर आपकी वर्ल्ड लिमिट पूरी नहीं हो रही हो तो फिर आप उपाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये आप तभी करिएगा जब आपको लग रहा हो कि अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने महत्व समझा दिया। अब नेक्स्ट पूछ रहा था कि कार्य प्रणाली से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, रेखांकित करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, महत्व के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया कि किसी सीआरए को संचालित किए जाने का तरीका यह निर्धारित करता है कि उसकी रेटिंग कितनी विश्वसनीय होगी। यहां पर IL&FS तरलता संकट ने भारत में सीआरए से जुड़ी चुनौतियों को क्या किया है, उजागर किया है। अब मैंने यहां पे समझा दिया पॉइंट्स में। देखिए पहला पॉइंट कि सीआरए और जारीकर्ता कंपनियों के अधिकारियों के मध्य कथित मिलीभगत, और मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया इस पॉइंट को, क्योंकि ये मेरा मेन पॉइंट है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहां पर दिया कि उदाहरण के लिए IL&FS प्रकरण में सम्मिलित सीआरए की फॉरेंसिक ऑडिट द्वारा संबंधित पार्टियों के मध्य सांठगांठ का खुलासा किया गया था, लेकिन इन मुद्दों की जानकारी होने के बावजूद IL&FS की रेटिंग को कम नहीं किया गया। यहां पर मैंने उदाहरण देके अपने पॉइंट को क्या किया, रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है लिखितों के जारीकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने का मॉडल। इसको मेरा, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब मैंने बताया कि सीआरए को उसी कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है जिसको वह रेटिंग प्रदान करती है। इससे हितों का संभावित टकराव होता है और सीआरए ऋणदाताओं की ऋण चुकाने की क्षमता से संबंधित मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि सीआरए और देनदारों के मध्य गैर प्रकटीकरण, यहां पे जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा गैर प्रकटीकरण पे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, मैं यहां पे भूल गई। ठीक है, गैर प्रकटीकरण समझौते होते हैं, इसलिए निवेशकों के पास रेटिंग को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं होता। ये मेरा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, रेटिंग शॉपिंग। ये जारीकर्ता एजेंसी द्वारा ऐसी रेटिंग एजेंसी चुने जाने के तरीके को संदर्भित करता है जो या तो उच्चतम रेटिंग प्रदान करे या वांछित रेटिंग प्राप्त करने के लिए सबसे नम्य मानदंड
उपयोग करती हो। तो यहां पर भी क्या अंडरलाइन होगा, रेटिंग शॉपिंग। नेक्स्ट आपका दंड का अभाव, यहां पे भी दंड का अभाव अंडरलाइन होगा कि एक समेकित कानून के अभाव के कारण गलत रेटिंग देने में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही न्यूनतम है। नेक्स्ट, समर्पित नियामक की कमी भी सीआरए को पर्यवेक्षण से बचने में मदद करती है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या अंडरलाइन करूंगी, समर्पित नियामक की कमी। ठीक है, इतना मैं अंडरलाइन कर दूंगी यहां पे। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको मेन कॉपी में लिखती, देखिए कहां पर मेन कॉपी, इस कॉपी में अगर मैं लिखती और 250 वर्ड्स की क्या है, मेरे को वर्ड लिमिट दी हुई है। चूंकि मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी है तो जो 250 वर्ड का आंसर है वो क्या, 250 वर्ड का जो आंसर है वो ज्यादा से ज्यादा ये जो मेरे वर्ड होंगे करीब 260 से 270 के बीच में होंगे। ठीक है, मेरी राइटिंग छोटी है तो जो स्पेस यूपीएससी गिवन करेगी आंसर में, जो मेंस की कॉपी होगी उसमें ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पर इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में कर देते, पहले आप लिख देते कि आखिर सीआरए क्या होता है। ठीक है, अगर आपने इसी क्वेश्चन में पहले लिख दिया, एक दृष्टिकोण बनाया कि नहीं हम तो जो आंसर लिखेंगे पहले हम बताएंगे कि सीआरए क्या होता है, मतलब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आप बताएंगे कि महत्व क्या है। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि जो संबंधित मुद्दे हैं वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, संबंधित मुद्दे हैं वो क्या है। अगर आप इस तरीके का आंसर लिखते, संबंधित मुद्दे क्या है, और फिर अपने आप उपाय सुझा देते, ये भी एक तरीका सही है। पर अगर आप इतनी सारी चीजें बताते तो जो ये आंसर है इसकी वर्ड लिमिट क्या हो जाती, ये हो जाता करीब 350 वर्ड में, आंसर हो जाता आपका करीब 350 वर्ड में। अगर आप शुरुआत सीआरए क्या है उससे करते, अब अगर आप ऐसे करते आपके पास स्पेस नहीं बचता तो आपके जो संबंधित मुद्दे हैं वो क्या होते, छूट जाते। और एग्जाम कॉपी चेकर जब कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि यार आपने लिखा क्या, उसे मतलब नहीं है कि सीआरए आखिर होता क्या है, उसे मतलब बस सीआरए के महत्व से है और उसके संबंधित मुद्दों से। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आखिर क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। जो आपसे पूछा जाए उतने का ही जवाब दीजिएगा। अगर ज्यादा जवाब दोगे तो स्पेस आपकी खत्म हो जाएगी और आपका जो मेन आंसर है वो छूट जाएगा, क्योंकि अब आप क्या करोगे, एक प्रॉपर स्पेस तो गिवन है ही 250 शब्दों के अनुसार। ठीक है, तो ये यूपीएससी का बहुत अच्छा है कि वो स्पेस गिवन करती है कि हाँ इतने जो स्पेस है इसमें 250 शब्द आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट बताया आंसर लिखने का कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये बेसिक फॉर्मेट होता है और आंसर लिखना हमेशा क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा होगा उसी के हिसाब से आप मैप बनाओगे, उसी के हिसाब से आप फ्लो चार्ट बनाओगे, उसी के हिसाब से आप डायग्राम्स बनाओगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के टाइप पे। तो मेरा आपको बस यही सलाह थी कि जो पूछा जाए वही आंसर देना, क्वेश्चन को देखकर अच्छे से आंसर दीजिएगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।